जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 8 जून का जो एनालिसिस है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का देखने वाले हैं और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम के हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने है। यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। मतलब इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, बहुत सारे मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन कोर्स है, मतलब आपको और कोई भी सोर्स NCERT कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एक बार लेते हो तो सभी सब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हो। इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको एक साल का कोर्स जो है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम ए से जो है वो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अटेम्प्ट करो। आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जो आंसर है मतलब ए से है वो लिख कर आप मेल कर सकते हो theMMAcademy1@gmail.com। theMMAcademy1 पूरा एकेडमी लिखना है, ठीक है। theMMAcademy1@gmail.com इस पर करना है और ख़ास टीम जो है वो रिव्यू करेगी और काफ़ी लोगों को मतलब जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो भी बताएगी। तो यहाँ पर आप लिखिए और अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इसलिए आप ऐसे जो है, ऐसे का टॉपिक क्या है, रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लीगल चीज़ें हैं उसके लिए सब वेलफेयर स्कीम्स ये सब जा रहे हैं, लेकिन जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका क्या है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसलिए इस पर ऐसे लिखना ये अपने आप में एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए यहाँ पर द हिंदू जो है वो देखते हैं और देखते हैं कौन से एडिटोरियल आज खास है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कनेक्टिंग दी डॉट्स, अब देखिए यहाँ पर थर्ड वेव जो है वो आ सकती है, आने के बहुत सारे चांसेस ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर डॉट्स को कनेक्ट करके हम कैसे थर्ड वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी बात की जा रही है, तो इसे हम देखेंगे। ये जो है स्कूल रैंक, इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लस जो एक्सप्लेन सेक्शन है हमारे इंडियन एक्सप्रेस का उसमें भी इसी से रिलेटेड एडिटोरियल आया है, तो दोनों को मर्ज करके हम देखने वाले हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट अगेन वही इजराइल पैलेस्टीन उसी के संदर्भ में है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि हम सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीजन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजन, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है ये अभी रिसेंट टाइम में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से स्कीम्स है, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट, ये जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल की गई है उसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है, कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है। ये भी अगर हम देखते हैं तो इसमें से भी कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये हम नहीं देखेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इंडिया जो है कैसे इकोनॉमी को देख रहा है, तो ये हम सिर्फ ये वाला जो ग्राफ है इससे ही पूरा एडिटोरियल समझ लेंगे, ठीक है। पूरा एडिटोरियल में घुसने की जरूरत नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि द हिंदू में जो एडिटोरियल आया था वो और ये दोनों हम यहाँ पर मर्ज करके देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इसमें एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन रूल नए लाए गए हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सब कि पेंडेमिक से लड़ना ये सब करना, वही सारी चीज़ें। सेकेंड शॉट जो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मतलब वैक्सीन जो है उसको हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैक्सीन डोजेस है वो शॉर्ट गिर रहे हैं और थर्ड वेव आने से पहले अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वही सारी बोल बच्चन है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो G7 अपॉर्चुनिटी, G7 हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो G7 को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लिखी है इसमें, लेकिन G7 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो G7 को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम आते हैं बिफोर दी थर्ड वेव, वही जैसा मैंने आपको कहा काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई। वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर ड्राइव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो यहाँ पर लाना ज़रूरी है। तो यही सारे बोल बच्चन जो हमने ऑलरेडी इतने टाइम में देखे हैं वही सब यहाँ पर किया गया है। गुड कॉप, यहाँ पर गुड कॉप कैसे बन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई है कि एकदम जादू की छड़ी बताई गई है और वो कुछ हो गया है, ये सब आपको पता ही है, वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो इस तरीके से एडिटोरियल आज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक एक करके हम एडिटोरियल को कवर करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर कनेक्टिंग दी डॉट्स टू मिटिगेट दी थर्ड वेव को मिटिगेट करने के लिए क्या हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक्रोनिम जो है डॉट्स, ये फ्रेमवर्क है जिससे कि हम डायनेमिक जो है सेकेंड वेव का समझ सकते हैं। एक होता है ना कि संक्रिया जुड़ाव, जैसे धूम पिक्चर में भी वो डॉट्स को कनेक्ट करके वो ए जो है वो बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम डॉट्स को कनेक्ट करके जो सी है मतलब कोरोना, कोरोना बना रहे हैं, ठीक है। देयर बाय हेल्पिंग मिटिगेट द नेक्स्ट, कैसे हम जो सेकेंड थर्ड वेव आने वाली है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब इसमें अगर हम आर, सबसे पहले आर यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट आता है। आर अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को आता है रिप्रोडक्शन नंबर, ठीक है। रिप्रोडक्शन नंबर है जिसको आर के इससे रेफर किया जाता है। ये एवरेज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हो सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल है जो इन्फेक्टेड है कोरोना से। अब इसके वजह से कितने लोगों को वायरस हो सकता है वो रिप्रोडक्शन आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभार ये 1 हो जाएगा, कभी उससे ज़्यादा हो जाएगा, कभी उससे कम हो जाएगा, है ना। तो एक मतलब क्या है, एक इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। एक से अगर कम है तो वहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिलता है जो ओवरऑल केसेस है। एंड एक या उससे मतलब एक है तो फिर वो मतलब बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, इन्फेक्शन जो है वो 1% से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर रहा है। और अगर लेस देन 1 है मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिलता है कि भाई एक इंसान को भी वो पूरी तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। आर जो है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। अब देखिए ये जो है ना, ये आपको स्पेशली पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर है ड्यूरेशन ऑफ अ पर्सन जो इन्फेक्शियस है, मतलब अगर वो समझ लीजिए 20 दिन के लिए तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ज़्यादा लोगों को कर सकता है। अगर 2 ही दिन के लिए है तो कहाँ वो कर पाएगा। अपॉर्चुनिटीज, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो स्प्रेड किस तरीके से कर रहा है, कितना कर रहा है दूसरों को। प्रोबेबिलिटी जो है ट्रांसमिशन की, है ना, मतलब यहाँ पर किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड यहाँ पर ससेप्टिलिटी जो है पॉपुलेशन की, सब पॉपुलेशन, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कितना उसके चपेट में आ रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी से हम दूसरे पे आते हैं, ससेप्टिबिलिटी एस, मतलब यहाँ पर क्या है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ पर हो सकता है इन्फेक्ट, है ना, चपेट में आ सकता है। यहाँ पर इम्यूनिटी जो है, प्रायर इन्फेक्शन की वजह से उसकी इम्यूनिटी अगर लो हो जाती है तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से वो फंस सकता है। ये जो है ये इम्यूनाइजेशन से रिड्यूस हो सकता है। इम्यूनाइजेशन कैसे हम करेंगे, वैक्सीन जो है वो देकर हम इम्यून कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम इसको रोक सकते हैं, चपेट में आने से रोक सकते हैं लोगों को, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अपॉर्चुनिटीज, मतलब ओ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओ जनवरी तक सेंस ऑफ द इंडिया जो है वो यहाँ पर वर्स्ट कोविड-19 से ऊपर उठ चुका है। अब वो यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब ज़बरदस्त तरीके से उसने कोरोना को हरा दिया है, ऐसा हमने गृहित धर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वेव आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया, मार्केट जो है फिर से लोगों से भर गए, है ना। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो वायरस है सेकेंड वेव में बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होना शुरू हो गया, उससे हम सुपर स्प्रेडिंग कह रहे थे, सुपर स्प्रेडिंग होते हुए हमें देखने को मिली, है ना। फिर आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है ट्रांसमिशन की, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है तो वो गलत बात है। यहाँ पर प्रॉपर प्रिकॉशंस जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं, है ना। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो ट्रांसमिशन कम हो सकता है, लेकिन अगर हम वही नहीं लेते हैं, मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना, तो फिर ट्रांसमिशन जो रिस्क है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नया वेरिएंट जो है जिसको B.1.617.2 या फिर इसको रिसेंटली डेल्टा वेरिएंट भी कहा जाता है, मच मोर ट्रांसमिसिबल है। वो हमने कल ही परसों के इसमें देखा था, है ना। तो उसमें हमें देखने को मिलता है यूके का जो है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसमिशन इंडिया का हमें देखने को मिलता है, और ज़्यादा खतरनाक भी है, बराबर है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन जो इन्फेक्शियस का, मतलब यहाँ पर या फिर डी जो हमें देखने को मिलता है ड्यूरेशन, ये स्लाइटली लॉन्गर हमें देखने को मिलता है कुछ वेरिएंट्स में, ठीक है। मतलब कुछ वेरिएंट्स में ज़्यादा रहेगा, कुछ वेरिएंट्स में कम रहेगा। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है, कुछ 7 दिनों का रहेगा, कुछ 14 दिनों का रहेगा, कुछ 17 दिनों का रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थर्ड वेव की जब हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पर जो सीरो प्रिवेलेंस सर्वे है वो यहाँ पर डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या रहे, ये रडार में रहे कि यार नहीं ये स्प्रेड नहीं होगा, इस तरीके से। मतलब हमें पता रहता है ना, जब सीरो हम सर्विलेंस करते हैं तो हमें पता रहता है कितने लोग जो है वो इसके चपेट में आ चुके हैं, है ना। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उससे हमें पता चला कितने लोगों को वैक्सीनेशन जो है उसकी और ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है उनको ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन स्टिल सेकेंड वेव, इसलिए तो बोला जा रहा है सेकेंड वेव में ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज पाई जा रही है, लेकिन वो गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि इम्यूनिटी और पोटेंशियल जो है री इन्फेक्शन का वो कितना है, कि ठीक है एक बार तो हमें दिखने को मिल गया है कि सीरो सर्वे में कि इतने इतने लोग जो है ऑलरेडी इसके चपेट में आ गए, लेकिन फिर री इन्फेक्शन जो उसका खतरा कितना रहता है,
लॉकडाउन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है ट्रांसमिशन की वो रिड्यूस कर देता है। मास गैदरिंग जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीटली स्टॉप की गई है। ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर फेस मास्क यूज़ करना, वेंटिलेशन इंप्रूव करना, इससे यहाँ पर ट्रांसमिशन रिड्यूस हो सकता है। लास्ट, अगर ड्यूरेशन जो इन्फेक्शनिस्ट का वो यहाँ पर लॉन्गर रहता है, आइसोलेशन क्वारंटीन गाइडलाइन यहाँ पर सही तरीके से रिविजिट करने की ज़रूरत है और उसको फॉलो भी करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जिससे कि हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं स्कूल रैंक्स की। इसमें हम दो एडिटोरियल कवर कर रहे हैं एक साथ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों का। यहाँ पर हाई परफॉर्मिंग स्टेट विद गुड स्कूल्स, यहाँ पर क्या हो सकता है, जो हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा बना सकता है। स्कूल पर फोकस देना बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आता है। देखिए अलग अलग तरीके के फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब क्या है, सेंटर एंड स्टेट दोनों ही यहाँ पर सुदृढ़ है, दोनों के पास यहाँ पर पावर है। वो हमें देखने को मिलता है हमारे 7 शेड्यूल से, जहाँ पर हमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। अब उसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों तरीके का देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या है, मतलब है कि कोऑपरेशन के साथ, उसमें हमें जीएसटी जो है ये एक एग्जांपल देखने को। मैं इसलिए इसको ये कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो यूपीएससी मेंस हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो उसके कई सारे हैं, जहाँ अलग अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो अलग अलग स्टेट्स को दी जाती है, उसी तरीके से हम यहाँ पर स्कूल जो है उसमें भी यहाँ पर ये लाया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टेट्स को कॉम्पिटिटिव मोड में लाने का फैसला कर लिया। स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें उनको स्कोर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं उसमें हम अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उनका स्कोर यहाँ पर इंप्रूव हुआ है प्रीवियस साल के मुकाबले। 70 पैरामीटर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सभी 70 पैरामीटर जो है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ एक्सेस, इनके सब पैरामीटर भी हमें देखें, एक्सेस, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, और स्टेट जो है उनको यहाँ पर ग्रेड किया जाता है, रैंक नहीं किया जाता है, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, ग्रेड दिया जाता है। जिससे कि यहाँ पर क्या है कि अगर रैंक दिया जाए तो एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट के कॉस्ट पर खुद इंप्रूव होने की कोशिश, मतलब सब चतुर बन जाते हैं फिर, चतुर रामलिंगम, है ना, कि मतलब दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर दो, उससे आप फर्स्ट आ सकते हो। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री जो उन्होंने फर्स्ट पीजीआई 2019 में रिलीज किया, रेफरेंस टू 2017-18। ये कुछ फैक्ट्स हैं। एंड यहाँ पर ग्रेडिंग जो है क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है 10 लेवल है। लेवल 1 इंडिकेट करता है टॉप नॉच परफॉर्मेंस, इसमें स्कोर जो है 951 से 1000 पॉइंट्स के बीच में रहता है। लेवल 2 ग्रेड 1++ इंडिकेट करता है स्कोर 901 से 950। देन उसके बाद हमें ग्रेड जो है 1+ देखने को मिलता है। फिर लेवल 3 जहाँ पर स्कोर जो है 851 से 900 रहता है। लोएस्ट ग्रेड जो है हमें 7 देखने को मिलता है और इसका मतलब है स्कोर जो है 0 to 550 जो है वो है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। सीधा प्रीलिम्स में दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर एरियाज जो है जहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो है गवर्नेंस प्रोसेस। ठीक है, इसमें सेवरल पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि टीचर की अवेबिलिटी, टीचर की ट्रेनिंग, ये सब भी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा हुआ है कि टीचर टू स्टूडेंट रेशो जो है काफ़ी कम है ना। फाइनेंस जो है वहाँ पर अवेबिलिटी कम देखने को मिलती है। जो स्कूल सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा आता है वो तो बीच में ही चला जाता है, गायब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सुधरता नहीं है। तो इसमें इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी। मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। यहाँ पर कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा जो मेंटल इलनेस है उसको जो उभार कर बाहर लाया है, तो अब उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर हम उसको निगलेक्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर उनकी जान जा सकती है मेंटल हेल्थ की वजह से। इसमें अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ इशू जो है मेजर चैलेंज है वर्ल्ड में आज। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 20-25 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिडक्शन जो है पेशेंट्स में सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का देखने को मिलता है। मतलब अगर वो 50 साल जी रहे हैं तो हो सकता है कि 25 साल में उनकी डेथ हो जाए, या फिर अगर वो 70 साल जी रहे हैं तो हो सकता है 60 साल में उनकी डेथ हो जाए। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की 2014 में। ऐसा नहीं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर राइट बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017, उसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मेंटल हेल्थ केयर 1987 को। एंड मोर हेल्थ स्कीम्स अगर हम देखते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल एडल्ट हेल्थ प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत है, तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं।
लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली रहे मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स पर, तो उसमें हमें देखने को मिलता है जो लैंसेट पब्लिकेशन हेल्थ है 2019, उसने यहाँ पर रिपोर्ट के तहत हमें देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग जो अक्रॉस द वर्ल्ड वो 2% है। ठीक है, मीडियन जो हम एवरेजली देखते हैं टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2015 में। लो इनकम कंट्रीज 0.5% उनके हेल्थ बजट का देती है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 1.9% तक देती है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज 2.4% तक देती है, हाई इनकम कंट्रीज 5.1% तक देती है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 1.3% इंडिया देता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया जो है शेयर्स मेंटल हॉस्पिटल पर 1 लाख पॉपुलेशन एज लो एज 0.01। मतलब मेंटल हेल्थ के मतलब है यार, तुमको अगर सर्दी आ रही है, बुखार आ रही है, जाओ, तुम्हारे लिए दवाखाने मौजूद है। तुमको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, ओ यू आर मैड, यू कैन नॉट गो टू एनी हॉस्पिटल। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, हमने फोकस ही नहीं दिया इस चीज़ को, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, तो इस पर फोकस देना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ यूनिट्स जनरल हॉस्पिटल्स ग्लोबली, इंडिया जो है 114 रैंक हमें देखने को मिलता है, जस्ट 0.03 यूनिट्स हमें देखने को मिलता है। इंडिया का 99 पोजीशन रही है मेंटल हेल्थ आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ में। ठीक है, इसमें 0.18 यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड 64th पोजीशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ डे ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये पोजीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि इंडिया को इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्या होता है, एक दो चीज़ें अगर आप मेंस में कोट करते हो ना, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में पूछे जाने की संभावना, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में वही हो रहा है ना। तो इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ आप कोट कर सकते हो तो बहुत बेटर रहता है। अब यहाँ पर मेंटल इलनेस की जब हम बात करते हैं, तो मेंटल इलनेस जो इसमें कई सारी चीज़ें आती है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस भी यूज़ किए जाते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ग्लोबली सुसाइड रेट जो है 10.6% 1 लाख पॉपुलेशन का है। इंडिया जो है 16.3% देखने को मिला है 2016 में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा सुसाइड रेट है मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। एंड ये मेल्स में हायर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो कई सारे चैलेंजेस है, जैसे कि बाकी भी हमारे यहाँ पर कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज़्यादा है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस जाता है, क्योंकि उसमें सीधे हमें सिम्टम्स, सीधी चीज़ें देखने को मिलती है, तो सीधा उसमें जाता है। इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता है। अगर वो अगर डिप्रेशन में है या कुछ है तो वो शेयर नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फंडिंग जो है वो यहाँ पर प्रॉपर मिलती नहीं है। डिलीवरी जो है मेंटल हेल्थ पैकेजेस का वो यहाँ पर सही तरीके से मिलता नहीं है। जो ट्रेंड स्टाफ है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो हमें फेस करते हैं। रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई लैंसेट में 1 in 7 पीपल जो है इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं सीवियर टू माइल्ड 2017 में। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एक से एक, सात में से एक बच्चा, सात में से एक इंसान यहाँ पर जूझ रहा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है इसके लिए, तो पूरा मेंस ओरिएंटेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या किया जा सकता है। तो रेसिडेंशियल मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है, पर्टिकुलरली कम्युनिटी वंस, ये यहाँ पर किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, रेसिडेंशियल मेंटल हेल्थ सर्विस से क्या होगा कि आपको एक जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर एक कम्युनिटी बना दी गई, और वो कम्युनिटी जो है निवारण कर रही है। तो उससे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पर काम होगा। आप अगर कोई बड़ी इस पर जा रहे हो तो जाना होगा नहीं होगा। हम जब कम्युनिटी में रहते हैं, एक विलेज में है, ठीक है, एक विलेज में कम्युनिटी है, तो वहाँ पर क्या होगा, खुलकर लोग बात भी कर पाएंगे। अगर किसी को सही में कोई डिप्रेशन जैसा हो रहा है तो वहाँ पर वो बात भी कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग इस चीज़ों का मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको बुखार है तो सब सीरियसली लेंगे, अरे बाप रे बुखार है, उसके पास मत जाओ। अगर कोई बोलेगा यार आई एम लिटिल बिट इन डिप्रेशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मजा डिप्रेशन ऐसे ऐसे क्या होता है, फिर उससे सामने वाला इंसान बताता भी नहीं है, शेयर नहीं करता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट गैप जो है वो रिड्यूस की जा सकती है। मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट जो गैप बीच में जाती है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। फटाफट यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट हो तो फटाफट जो है वो अच्छा हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सनल जो है मेंटल हेल्थ सेक्टर में वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। देन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वो हमें पता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, मतलब डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, पेशेंट की नीड्स को मैनेज करना, ये हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर हम रखते हैं तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर चीज़ें जो है वो हो सकती है। सबसे पहले तो हमें डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि हाँ यार तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस पर ट्रीटमेंट लाने की ज़रूरत है। एंड देन पेशेंट जो नीड्स है, उसकी ज़रूरत है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। काउंसिलिंग फैसिलिटीज़ जो है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम काउंसिलिंग फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इंप्रूव करें। और ज़्यादा टेलीफोन नंबर जो है वो हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर कॉल करके अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो तो उसका निवारण हो सके। मेंटल हेल्थ ऐप जो है वो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है उसको रिजॉल्व कर सकता है, कि यहाँ पर ऐप अगर लेकर आ जाते हैं तो ज़्यादा
सोल्यूशन निकल सकते हैं। मोर फंड एलोकेशन जो है मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि और बेटर सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अब यहाँ पर नीड क्या है? तो नीड है ट्रेडिशनल मीडिया, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्री, इन सबको साथ में आकर काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा, जिससे हम मेंटल हेल्थ जो है उसे यहाँ पर टैबू को हटा सके और लोगों को बचा सके। अब देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन, करंट परसेप्शन, यहाँ पर करंट परसेप्शन इस तरीके से है एंड 1 ईयर अहेड इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है काफ़ी कम है ना, एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी नीचे घसता जा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी कंसर्न वाली है। देन यहाँ पर अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इंडेक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, मतलब सब कुछ डाउन टर्न पर ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेशन और इनकम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन और इनकम जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, बस एक ट्रेंड जो है वो आपको पता रहना ज़रूरी है। ट्रेंड के हिसाब से ही यहाँ पर ड्रास्टिक कहाँ पर आया है, सडन कहाँ पर, ग्रेजुअल कहाँ पर है, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। आइए यहाँ पर ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं, G7 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट IMF डिस्क्रिप्टिव एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? तो इसमें अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें हमें कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो ओरिजिनेशन में हमें देखने को मिलता है ये 1973 में फॉर्म हुआ था जब ऑयल क्राइसिस हुए थे। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरेबिक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उन्होंने डिक्लेयर किया था ऑयल एम्बर्गो उन कंट्रीज़ के साथ जो यहाँ पर जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे यॉम किपुर वॉर में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी एडवांस कंट्रीज है उनको लगा यार इतनी अनसर्टेनिटी, मतलब सीधा हमको बैन कर दो, जब चाहे हमको ऑयल दे दो, जब चाहे हमको बैन कर दो, मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक एसोसिएशन यहाँ पर फॉर्म करनी पड़ेगी और तब जाकर ये एक एसोसिएशन जो है वो फॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग यहाँ पर होती है कुछ फाइनेंस कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में, जैसे कि यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी एंड फ्रांस। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके बीच में एक मीटिंग होती है। इस ओरिजिनल ग्रुप को लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता था। एंड देन मिड 1973 में जापान का इंक्लूजन होता है एंड ग्रुप ऑफ 5 बन जाता है, उसको ग्रुप ऑफ 5 कहलाते हैं। देन 1975 अगर हम देखते हैं तो फ्रांस जो है वो यहाँ पर 6 मेजर इकोनॉमीज के साथ आ जाता है। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान, इटली, ये सब आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग जो है 1975 को हेल्ड की जाती है। ये जो मेजर इकोनॉमीज है साथ में आती है, जिससे कि ऑयल स्टॉक, रिसेशन, ग्लोबल क्राइसिस, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर सके। कनाडा ने 1976 में ज्वाइन किया और ये G7 बन गया। उसके बाद रशिया जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था 1998 में और ये G8 कंट्रीज जो है उनका ग्रुप बन गया था। लेकिन फिर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, जिसकी वजह से रशिया जो है उसको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया ग्रुप से, और अभी G8 के बाद अगेन ये G7 कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अब आपके लिए एक यहाँ पर सवाल भी है इससे रिलेटेड, ठीक है, जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देखने में G7 कंट्रीज जो है 40% ऑफ वर्ल्ड GDP बनाते हैं। कंट्रीज यहाँ पर 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंट करते हैं। मेंबर जो है G7 के लीडिंग एक्सपोर्टर है वर्ल्ड ट्रेड में और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है UN बजट में भी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हायर इन्फ्लुएंस रोल जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि G7 इज बीइंग कॉल्ड एन आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, व्हाट आर द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ग्रुप ऑफ 7। तो यहाँ पर आउटडेटेड कंट्री है, जैसे कि सार्क को कहा जाता है, हमारे यहाँ पर बीमस्टैक का बहुत स्कोप है, उसी तरीके से G7 को भी कहा जाता है आउटडेटेड है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था अब तो बहुत सारी कंट्रीज खैर अपने अपने तरीक़ों से उसको डील करती है। तो यहाँ पर अब इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।